Okay, so my name is Nikita and I have done my bachelor's and post graduation from zoology honors from St. Xavier's College, Ranchi. So I'll be your biology mentor and I'll be teaching biology from basic to advanced, okay, for the NEET students. So yes, I'll be going through all the NCERT portions and everything. So yes, so जिन लोगों को मेरा नाम नहीं पता, आई होप अब पता चल चुका होगा, निकिता है. सो आज हम लोग पढ़ेंगे 11th का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. तो उसमें हमारे 4 चैप्टर्स हैं, है ना. एनसीईआरटी में 4 चैप्टर्स है. पहला है द लिविंग वर्ल्ड, फिर है क्लासिफिकेशंस, फिर प्लांट्स है, फिर एनिमल्स के बारे में. सो आज हम लोग पढ़ेंगे पहले चैप्टर का, पहला यूनिट का पहला चैप्टर, दैट इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. ओके, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. तो सारा कुछ नीट पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाएगा, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस. PYQ सॉल्व होंगे और जितने भी NCERT में पैराग्राफ वाइज मैं रीड करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी. सो एवरीथिंग विल बी स्टिकिंग ऑन टू NCERT ओनली. ओके, सो फर्स्ट विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द सिलेबस कि हमारे NCERT में, हमारे नीट में सिलेबस क्या है. तो जब हम लोग पुराने NCERT, लाइक आई हैव ऑल्सो गिवन नीट एग्ज़ाम, ओके, 5-6 ईयर्स बैक. सो जब मैं पढ़ती थी NCERT तो तब हमारे में सिलेबस था व्हाट इज़ लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज और टैक्सोनॉमिकल एड्स. ओके, टैक्सोनॉमिकल एड्स. तो इतने सारे चीज़ हम लोग पहले के NCERT में पढ़ते थे. ये ओल्ड NCERT का सिलेबस है. इन द न्यू NCERT हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है, ठीक है, और ये टॉपिक नहीं है न्यू NCERT में. सो विल बी ओनली डीलिंग विद दिस 2 टॉपिक, दैट इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड एंड टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज. तो पहले भी टैक्सोनॉमिकल एड्स में ज़्यादा कुछ था नहीं. ओके, उसमें ज़ूलॉजिकल पार्क्स, बोटानिकल गार्डन्स, ये सब में था. बट येस, ये ओल्ड NCERT में है, न्यू NCERT में नहीं है. बट स्टिल विल बी रीडिंग दिस in the new NCERT thing. Okay, I know. Okay, so this will be studying in this chapter. ये हमारे न्यू NCERT से हट चुका है ये पूरा पोर्शन, बट वी विल बी गोइंग थ्रू दिस टॉपिक बिकॉज ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों का बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि एक्चुअली में लिविंग और नॉन लिविंग हम लोग बोलते किसको है. ओके, सो देखते हैं इसके बारे में. पहले तो चैप्टर के बारे में थोड़ा जानते हैं कि डाइवर्सिटी क्या है. डाइवर्सिटी कुछ नहीं, मतलब वैराइटीज़, जितने भी वैराइटीज़ प्रेजेंट है इस वर्ल्ड में, दैट इज़ डाइवर्सिटी. तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में पढ़ना है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. तो लिविंग वर्ल्ड में कितने सारे डाइवर्सिटीज़ प्रेजेंट है, तो बेसिकली हम लोग उनके बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो ये हम लोग ना बॉटनी में रखते हैं चैप्टर, ना जूलॉजी में रखते हैं. सो ये बेसिक चैप्टर है आप लोगों के NCERT का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर. दिस इज़ द बेसिक चैप्टर. सो सारा कुछ नीट पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाएगा. ठीक है, आई हैव ऑल्सो गो थ्रू द, लाइक आई विल बी गोइंग थ्रू ऑल द पैराग्राफ्स एंड एवरीथिंग. सो यहाँ पे पैराग्राफ भी मैंने डिस्प्ले कर चुका है. यहाँ पे मैं लाइन बाय लाइन, ओके, लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगी, एक्सप्लेन करूँगी. और जब मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग सब NCERT बुक, एक पेपर और एक पेन, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक एक वर्ड पढ़ाऊँगी, चाहे वो ईयर हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि NCERT से कुछ भी पूछा जाता है नीट में. ठीक है, कुछ भी पूछा जाता है. अगर एक फुल स्टॉप भी है तो यू कांट क्वेश्चन कि भाई क्यों दिया इसमें. ओके, सो विल बी गोइंग थ्रू ईच एंड एवरीथिंग लाइन बाय लाइन फ्रॉम NCERT. ओके, सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहले थोड़ा सा हम लोग ये इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. ये हम लोग का बायोलॉजी का फर्स्ट पेज में ये दिया हुआ है थोड़ा, तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं कि बायोलॉजी क्या है. बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस. तो लाइफ फॉर्म्स का मतलब क्या है कि कितने टाइप के लाइफ फॉर्म्स, कितने टाइप की लाइफ की वैराइटीज़ प्रेजेंट है वर्ल्ड में. प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंगाई है, बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स है. ओके, सो दीज आर द लाइफ फॉर्म्स. एंड व्हाट इज़ द लिविंग प्रोसेस. लिविंग प्रोसेस क्या है,
लिविंग प्रोसेसेस का मतलब कि जो भी हमारे बॉडी में प्रोसेसेस चल रही है, जैसे कि सर्कुलेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सो ये सारे प्रोसेसेस जो है हर लाइफ फॉर्म्स में चल रहे होते हैं. सो बायोलॉजी इज़ व्हाट? इट इज़ नथिंग बट द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड living processes. The living world comprises an amazing diversity of living organisms. Early man could easily perceive the difference between inanimate matter and living organisms. Inanimate matter मतलब non-living things. ठीक है. Early man defined some of the inanimate matter जैसे कि wind, sea, fire, etc. and some among the animals and plants. Common feature of all such was the sense of awe or fear that they evoked. The description of living organisms including human beings began much later in human history. तो description of living organisms जो है वो बहुत बाद में शुरू किया, इंक्लूड किया गया इन ह्यूमन हिस्ट्री. पहले क्या था कि सिर्फ इनएनिमेट और एनिमेट मैटर के बीच में डिफरेंस बस लोग पता कर पाते थे. और जो पहले की सोसाइटीज़ थी, ठीक है, देयर इज़ अ वर्ल्ड कॉल्ड एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू. मतलब इन लोग सिर्फ ह्यूमन्स के बारे में जान रहे थे. ठीक है, ह्यूमन्स के बारे में जानना पसंद करते कि भाई जो भी है ह्यूमन सबसे बड़े हैं, जो भी है. ठीक है, तो इन लोगों का व्यू जो है इट वाज ऑल रिलेटेड टू ह्यूमन्स. बट लेटर क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम द सोसाइटीज़ यू नो they could register limited progress in biological knowledge at first. So systematic and monumental description of life forms brought in out of necessity detailed systems of identification, nomenclature and classification. ये चीज़ हम लोग बाद में डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ेंगे. ये तीनों वर्ड को कुछ नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी. ठीक है, ये वर्ड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये हम लोग एक एक वर्ड बाय वर्ड जो है बाद में पढ़ेंगे, मे बी इन नेक्स्ट क्लास. ओके, आई बी गोइंग थ्रू दिस ऑल वर्ड्स. सो बेसिकली क्या था कि पहले बस सोसाइटीज़ में लिविंग बींग्स के बारे में, नॉन लिविंग बींग्स के बारे में जाना करते थे. बाद में क्या हुआ कि लोग फिर क्लोजली ऑब्जर्व करने लगे कि इतने सारे लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट है, इतना कुछ प्रेजेंट है लिविंग वर्ल्ड में. तो उन लोग क्या किए कि फिर धीरे धीरे आइडेंटिफाई करने लगे कि ये कौन सा लिविंग बींग्स जो है कौन से लिविंग चीज़ में क्या है, जैसे कि माइक्रोब्स, प्लांट्स, एनिमल्स. तो इन सब के लिए अलग अलग एक सोसाइटीज़, एक एसोसिएशन जो है, ठीक है, बनाया गया है. दैट इज़ ICBN, ICZN. ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम लोग ये काम कर रहे हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ दिखा, हम लोग उसको आइडेंटिफाई किए कि ये है क्या. फिर उनका फीचर्स जो पहले से खोजे हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनसे हम लोग मैच करते कि इनका कुछ भी मॉर्फोलॉजिकल हो, एनाटॉमिकल फीचर्स हो, कुछ भी फीचर्स हो. मॉर्फोलॉजिकल मीन्स जो हम लोग बाहर से देख पा रहे फीचर्स. ठीक है, कितने पाँव हैं, कितने सर है, कितनी आंखें प्रेजेंट है, वो सारे जो है मॉर्फो. एनाटॉमिकल मीन्स जो अंदर में प्रेजेंट है चीज़ें. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग पहले आइडेंटिफाई करते कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है. फिर वो ऑर्गेनिज्म को हम लोग देखते कि ये किससे मैच कर रहा है. तो उस चीज़ को क्या करते हैं, हम लोग उस ग्रुप में रख देते हैं. ठीक है, तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लिया ऑर्गेनिजम्स की इसके पास इसका फीचर्स क्या है, मॉर्फोलॉजिकल हो, एनाटॉमिकल हो, कुछ भी. फिर हम लोग इसको क्या किए, आइडेंटिफिकेशन हो गया. फिर हम लोग करते हैं नॉमेनक्लेचर, मीन्स नेम करना. ठीक है, उसको किसी ग्रुप में अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म डाल दिए तो फिर हम लोग उसके बारे में नेमिंग करेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या दिया जाएगा. ठीक है, सबके साइंटिफिक नेम्स है. फिर है क्लासिफिकेशन, उनको किस ग्रुप में, किस क्लासिफिकेशन में रखा जाएगा. तो ये सारा जो है हम लोग को टैक्सोनॉमी में पढ़ना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, द बिगेस्ट स्पिन ऑफ such studies was the recognition of the sharing of similarities among living organisms both horizontally and vertically. तो इसका मतलब क्या हुआ है horizontally and vertically कि मतलब जितने भी living organisms present है, ठीक है, जितने भी living organisms present है वो कहीं ना कहीं अपना कुछ similarities share करते हैं. ठीक है, आज जितने भी living organisms present है जैसे कि humans, ठीक है, humans, reptiles, amphibians, ये सारा कुछ प्रेजेंट है. तो ये सारे कुछ ना कुछ आपस में सिमिलैरिटीज़ शेयर कर रहे हैं. ठीक है, और फिर जो ऑलरेडी ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं या पहले जो प्रेजेंट थे जैसे कि निएंडरथल मैन, होमो हेबाइलस, होमो इरेक्टस, तो ये सारा क्या है रहा कि वो पहले प्रेजेंट थे. तो इनका कैरेक्टर्स जो है उनसे भी मिलता था. तो वही बोला गया कि वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली. ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसमें से क्या है,
ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टली मीन्स अभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो उन सब में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ पाई गई है। एंड वर्टिकली मीन्स फ्रॉम एंसेस्टर्स से कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ जो है हमेशा पाई जाएगी। दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, एंड ऑल्सो टू ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। वही मैं बोली कि दैट हैव एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ एंड दैट आर स्टिल एग्जिस्टिंग, ठीक है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर शेयरिंग सम और द अदर सिमिलैरिटीज विथ ईच अदर। Okay, so that has led to cultural movements for conservation of biodiversity. Okay, so there is a word coming here, biodiversity. Okay, there is a word coming here, biodiversity. तो जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। बायोडाइवर्सिटी कुछ नहीं है, जैसे कि बायो का वी कैन से लाइफ और द लिविंग थिंग्स दैट आर प्रेजेंट, ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब है वेराइटीज। सो कितने लिविंग फॉर्म्स की वेराइटीज प्रेजेंट है, दैट इज योर बायोडाइवर्सिटी। ओके, सो all that I have written the definition also, that varieties of all living things that are present on this earth is their biodiversity, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटीज़ के कुछ लेवल्स है। एक होता है जीनिक लेवल पे बायोडाइवर्सिटी, ओके, अनदर इज द इकोसिस्टम लेवल एंड द नेक्स्ट इज द स्पीशीज लेवल। सो इन जीन लेवल व्हाट इज हैपनिंग इज कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे कि एक डॉग हो गया, तो डॉग के काफ़ी सारे ब्रीड्स है, ओके, सो काफ़ी सारे ब्रीड्स है डॉग के, लेकिन डॉग तो सारे ही है, बट उनमें डिफरेंस क्या है, जीन का। जैसे कि एक लैब्रा है, गोल्डन रिट्रीवर है, या जो भी डिफरेंट डॉग्स के ब्रीड प्रेजेंट है, तो एग्जांपल ले सकते हैं डॉग के ब्रीड का। ओके, सो जितने भी डॉग्स प्रेजेंट है वो सारे डॉग्स ही है, बट डिफरेंस क्या है, जीन लेवल पे। एक माउंटेन है, ठीक है, हर ऑल्टीट्यूड में जैसे कि स्पीशीज़ सेम है, बताएंगे स्पीशीज़ क्या होता है, तो स्पीशीज़ सेम है, बट व्हेन वी आर गोइंग अप, ठीक है, स्पीशीज़ सेम है बट इनका जीनिक लेवल डिफरेंस है, मतलब जीन्स में डिफरेंस है, बिकॉज ऑफ विच अलग अलग ब्रीड्स या अलग और टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ पाए जा रहे सेम स्पीशीज़ की, ठीक है, दैट इज़ द जीन लेवल। अब स्पीशीज़ क्या है, स्पीशीज़ क्या है, तो जीन लेवल में वी कैन से कि एक एरिया में कितने टाइप्स ऑफ हम लोग जीन्स के लेवल पाए जा रहे हैं, वो है जीनिक लेवल का बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द स्पीशीज़ लेवल। तो स्पीशीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि स्पीशीज़ क्या होता है, कि स्पीशीज़ जो है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, ओके। जैसे कि एक डॉग है, कैट है, तो डॉग और कैट आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि दोनों अलग स्पीशीज़ के हैं। सो स्पीशीज़ का हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, ओके। सो स्पीशीज़ का डेफिनेशन लिख सकते हैं, group of organisms that are similar enough interbreed and produce fertile offspring, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर सिमिलर इनफ टू इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो स्पीशीज़ जो है एक वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो आपस में पोटेंशियली इंटरब्रीड कर सकते हैं। अगर वो लोग पोटेंशियली आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, देन दे आर नॉट दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो दोनों एक स्पीशीज़ में नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे कि एक डॉग जो एक डॉग के साथ ही ब्रीड कर सकता है, ह्यूमन के साथ ही हो सकता है। सो ह्यूमन इज़ वन स्पीशीज़, कैट इज़ अनदर स्पीशीज़, डॉग इज़ अनदर स्पीशीज़, ठीक है। सो एंड दे ऑल्सो प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, मतलब उनके जो ऑफस्प्रिंग है, जो प्रोजेनी है, वो भी फर्टाइल है, ठीक है। तो स्पीशीज़ का मतलब ये हो गया। अब साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया है कि
7 to 8 मिलियन स्पीशीज़ जो है प्रिडिक्ट है, ये प्रिडिक्टेड डेटा है, ये एनसीईआरटी में डेटा दिया गया है और ये नीट में पहले पूछा जाता था, अब उतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है। सो 7 to 8 मिलियन स्पीशीज़ जो है ये प्रिडिक्टेड है, ये प्रिडिक्ट किए हैं साइंटिस्ट कि इतने मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ जो है दे आर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। इनमें से 1.72 1.8 मिलियन स्पीशीज़ जो है ये नोन है, ठीक है। तो इनमें से 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ आर नोन मतलब कि इतने स्पीशीज़ को जो है साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई कर लिया है, उनको नॉमेनक्लेचर भी दे दिया गया, उनका नेमिंग भी किया गया है एंड उनको क्लासीफाई भी कर दिया गया है। तो इतने जो स्पीशीज़ है ये नोन है, इतने स्पीशीज़ जो है वो वर्ल्ड में पाए जा चुके हैं, ठीक है। और ये क्या है आप लोगों का प्रिडिक्टेड डेटा है कि 7 to 8 मिलियन स्पीशीज़ जो है दे आर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। ओके, सो स्पीशीज़ हो गया, ये है स्पीशीज़ लेवल, दैट इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ओके, तो स्पीशीज़ लेवल में बायोडाइवर्सिटी क्या है कि एक रीजन में कितने टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ पाए जा रहे हैं, दैट इज़ योर स्पीशीज़ लेवल में कितने बायोडाइवर्सिटी। ओके, कि जैसे कि एग्जाम्पल एक लेते हैं, वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है, ज़्यादा एम्फीबियंस पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा एम्फीबियंस पाए जाते हैं कंपैरेटिवली टू ईस्टर्न घाट्स। तो ये स्पीशीज़ है कि एम्फीबियंस का जो एक स्पीशीज़ है, ठीक है, वो क्या है कि वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियंस ज़्यादा पाए जा रहे हैं एंड ईस्टर्न घाट्स में एम्फीबियंस कम पाए जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका स्पीशीज़ लेवल पे है बायोडाइवर्सिटी। एक आता है इकोसिस्टम लेवल पे बायोडाइवर्सिटी। तो इकोसिस्टम लेवल पे क्या है कि डिफरेंट जो भी कम्युनिटी है, पॉपुलेशंस है, तो एक एरिया में, एक रीजन में कितने इकोसिस्टम में हमें वैरायटीज़ दिख रही है, ठीक है। एक फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है, एक पॉन्ड का इकोसिस्टम चल रहा होता है, तो ये क्या है डिफरेंट जो है इकोसिस्टम पाए जा रहे हैं। तो एक रीजन में कितने सारे इकोसिस्टम पाए जा सकते हैं, फॉरेस्ट का, ओके, पॉन्ड का एंड सो ऑन। तो ये क्या है कि इकोसिस्टम लेवल पे हम लोग बायोडाइवर्सिटी दिख रही है, ठीक है। तो यही मतलब है इस लाइन का डाइवर्सिटी का। सो इन द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट यू विल गेट अ डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम अ टैक्सोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव। टैक्सोनॉमिस्ट कौन होते हैं, जो टैक्सोनॉमी स्टडी करते हैं, ओके। एंड टैक्सोनॉमी क्या है, ये वेयर इज इट, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो ये पैराग्राफ हो चुका है हमारा, हो चुका है क्लियर। दिस इज बायोडाइवर्सिटी विच आई हैव एक्सप्लेन, दिस इज द स्पीशीज, ओके। तो ये एक साइंटिस्ट है अर्नेस्ट मेयर, ओके। अर्नेस्ट मेयर एक साइंटिस्ट है, आप लोगों के एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। सो इनके बारे में भी क्वेश्चंस आया है। और ये अर्नेस्ट मेयर जो है काफ़ी ये फेमस साइंटिस्ट है, ये अभी आप लोग इस चैप्टर में पढ़े, इनको आगे आने वाले चैप्टर्स में भी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा जाएगा। इन्होंने दिया था स्पीशीज़ का कॉन्सेप्ट, ओके। ये जो है नीट में पूछा जाता है कि स्पीशीज़ के कॉन्सेप्ट किसने दिए थे, अर्नेस्ट मेयर ने, ठीक है। क्या है, 1904 से 2004 तक थी इनकी बर्थ। सो बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1904 इन केम्पटन जर्मनी। ये इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चंस आया था नीट में। सो एनसीईआरटी में साइंटिस्ट के बारे में दिया हो या कहीं भी कोई भी पेजेस में कुछ भी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिए गए हो तो उन सबको गो थ्रू करना है, चाहे वो डेट्स हो, कुछ भी हो, ओके। So Ernest Mayr, the Harvard University evolutionary biologist who has been called the Darwin of the 20th century. डार्विन एक साइंटिस्ट है, ओके। ये हम लोग स्टैंडर्ड 12 में इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ोगे कि डार्विन ने क्या क्या काम किए थे, बहुत सारे काम है उनके, ये हम लोग स्टैंडर्ड 12 के इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे। Was one of the 100 greatest scientists of all time. Mayr joined Harvard's Faculty of Arts and Sciences in 1953 and retired in 1975.
assuming the title Alexander Axis Professor of Zoology Emeritus. Okay. So throughout his nearly 80-year career, his research spanned ornithology. Ornithology क्या है? बर्ड्स के स्टडी को हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, ठीक है. सो टैक्सोनॉमी क्या था? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. ओके. जूजियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स भी हम लोग जो है इसी चैप्टर में पढ़ेंगे. एंड द हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी ऑफ बायोलॉजी. ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी दैट इज टुडे. He also pioneered the currently accepted definition of a biological species. मतलब आज जो हम लोग स्पीशीज़ के डेफिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो स्पीशीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन किसने दिया था? अर्नेस्ट मेयर ने. उन्होंने ही स्पीशीज़ के बारे में बताया था कि स्पीशीज़ क्या होती है. ओके. मेयर वॉज अवॉर्डेड द 3 prizes वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी. ओके. ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, इनको ये अवार्ड दिया गया था. वॉट इज़ दैट? Balzan Prize in 1983, International Prize for Biology in 1994 and Crawford Prize in 1999. Mayer died at the age of 100 in the year 2004. ठीक है. तो ये सारे डेट्स या जो भी है इसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारे याद रखना. ये डाइवर्सिटी से ज़्यादा चैप्टर नहीं आता है. मीन लिविंग वर्ल्ड से एक क्वेश्चन ही आएगा, 1 से 2 से ज़्यादा नहीं, बट वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है. उनको मन किया तो वो टैक्सोनॉमी से जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, सिस्टमैटिक्स, बायोनॉमियल, नॉमेनक्लेचर, ये सबसे भी पूछ सकते हैं. उनका मन किया तो उनमें से एक क्वेश्चन सिर्फ अर्नेस्ट मेयर का डाल देंगे, ठीक है. तो ये हमारा अब एक्चुअल चैप्टर शुरू होगा, द लिविंग वर्ल्ड का. फर्स्ट पेज का फर्स्ट पैराग्राफ है ये. हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड. द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग. द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटाट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट कोल्ड, माउंटेन्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशंस. मतलब ये डिफरेंट क्या है? हैबिटाट्स है, ठीक है. ये डिफरेंट हैबिटाट्स है. डिफरेंट हैबिटाट्स में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स देखने को मिलेगी. फॉरेस्ट में अलग लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट है, पॉन्ड में अलग लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट है, ठीक है. माउंटेन्स रीजन में अलग है, पोलर रीजन्स में अलग है. तो डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट हैबिटाट में हमें अलग टाइप्स के लाइफ फॉर्म्स देखने को मिलेंगे. The beauty of a galloping force, of the migrating birds, the valley of flowers or the attacking sharks evokes awe and a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of a population and among population of a community or even the molecular traffic inside a cell. एक सेल है, ओके. इस सेल में काफ़ी सारे फंक्शन, केमिकल रिएक्शंस, बहुत कुछ चल रहा होता है. तो इसी चीज़ के बारे में इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे. ये तो स्टार्टिंग है, डाइवर्सिटी, बेसिक नॉलेज है बायोलॉजी में क्या होता है, क्योंकि अभी तक आप लोग जो भी 9-10 तक बायोलॉजी पढ़े थे वो ज़्यादा कुछ था नहीं उसमें, ठीक है. अभी 11th-12th में जो बायोलॉजी आप लोग पढ़ोगे वो दैट वेरी एडवांस लेवल. तो हम लोग फिर भी स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, और हम लोग धीरे धीरे आगे प्रोसीड करेंगे कि इसमें आप लोग थोड़ा बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से भी पढ़ पाओगे, ठीक है. एंड बेसिकली मेरा टारगेट होगा नीट लेवल पे, ठीक है. सो दिस क्वेश्चन हैज़ 2 implicit questions within it. The first is a technical one and seeks answer to what living is as opposed to the non-living, ठीक है. पहला है कि लिविंग इज़ एज अपोज टू द नॉन लिविंग, कि लिविंग और नॉन लिविंग में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है. And the second is a philosophical one and seeks answer to what the purpose of life is. इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है NCERT में. तो इसमें हम लोग साइंटिस्ट जो है बोले कि हम लोग सेकेंड क्वेश्चन तो छोड़ो, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्हाट लिविंग इज़ एज अपोज टू द नॉन लिविंग थिंग्स. अब इसके बारे में जो हम लोग के पहले के NCERT में था उसी में दिया हुआ था कि व्हाट इज़ लिविंग, ठीक है. फर्स्ट मैंने यहाँ पे दिखाया था ना, हाँ, यहाँ पे दिया था ना कि व्हाट इज़ लिविंग. तो ये न्यू NCERT में हट चुका है, ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे ये चीज़ पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ लिविंग. तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअल में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का डिफरेंस क्या है, ठीक है. एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है लिविंग और नॉन लिविंग में, वो हम लोग पढ़ेंगे. तो होता क्या है कि 9 टेक अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लिविंग थिंग्स क्या होता है, जो मूव कर सकते,
जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, वो सारे लिविंग हैं। नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, जो मूवमेंट नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते एंड ऑल दैट स्टफ। बट अब हम लोग थोड़ा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में घुसते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या, और किस पैरामीटर्स से हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं ग्रोथ के बारे में। अभी हम लोग ग्रोथ का पैरामीटर्स ले रहे हैं। ये मैं जो भी एग्जांपल लूँगी, वॉट एवर आई एम टीचिंग, दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, ठीक है। जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी करवाया जा रहा है, सब एनसीईआरटी पे है। जो भी एग्जांपल्स मैं दूंगी सब एनसीईआरटी का एग्जांपल्स है। जो क्वेश्चंस है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी गोइंग ऑन ओनली टू स्टिकिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। सो पहला पैरामीटर हमारे पुराने एनसीईआरटी में दिया था कि ग्रोथ के पैरामीटर से पहले जज करते हैं। तो एनसीईआरटी ने बोला कि इंक्रीज़ इन मास, ठीक है, इंक्रीज़ इन ओवरऑल, जैसे हाइट, सेल का मास जब इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ, ठीक है। तो हाइट भी इंक्रीज़ हो रहा है, सेल का मास इंक्रीज़ हो रहा है। तो साइंटिस्ट ने, एक्चुअली एनसीईआरटी ने ये क्वेश्चन किया कि ये सैंड है, ठीक है, घर बनाते हैं तो बालू गिट्टी गिरता है, तो ये है सैंड। अभी क्या है कि इसके ऊपर हम लोग और सैंड डाल रहे हैं, ठीक है, तो ये सैंड कुछ टाइम बाद ऐसा कुछ शेप ले लेता है। तो इनकी भी तो हाइट बढ़ी है, इनका भी तो इंक्रीमेंट हुआ है। तो क्या ये लिविंग थिंग्स है? क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये लिविंग थिंग्स में आ सकता है? ये नहीं। तो ग्रोथ को फिर बाद में बोला गया कि ग्रोथ से हम लोग नहीं बोल सकते, ग्रोथ इज़ नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स। बट अगर ग्रोथ अंदर से हो रहा है, सेल पे अगर ग्रोथ हो रहा है, सेल का मास इंक्रीज हो रहा है, तो ग्रोथ अगर अंदर से हो रहा है, ठीक है, जिसको एनसीईआरटी ने टर्म दिया है इंट्रिंसिक, ठीक है, जिसको एनसीईआरटी ने टर्म दिया है इंट्रिंसिक ग्रोथ। अगर ग्रोथ इंट्रिंसिक है और अगर ग्रोथ इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल क्यों बोला गया? क्योंकि ये हम लोगों ने यहाँ पे सैंड का बनाया था, ठीक है, अगर इसको वापस से हटा दिया जाए, ये सैंड पहले इतना था, इसके अगर सैंड हटा दिया जाएगा तो ये वापस इतना हो जाएगा। तो ग्रोथ में तो चेंजेस हो रहा है ना, और हम लोग पहले क्या पढ़ते थे, ग्रोथ में जो चेंजेस हो रहा है वो लिविंग थिंग्स है। तो ग्रोथ जो है इरिवर्सिबल होना चाहिए। अगर किसी के पाँव हाथ कट गए, किसी का कुछ बॉडी में कुछ कट चुका है, तो क्या वो वापस से ग्रो हो जाएगा? अगर हाथ कट गया, बाजू कट गया, तो वापस से ग्रो नहीं होगा, ठीक है। तो ग्रोथ जो है अगर इंट्रिंसिक है और इरिवर्सिबल है, तो फिर इन दोनों के बेसिस पे वी कैन से कि ठीक है, ग्रोथ को हम लोग एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बच्चों, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, प्लीज़ मैनेज। सो नेक्स्ट हम लोग का पैरामीटर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक न्यू प्रोजेनी का बनना, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में क्या है कि न्यू प्रोजेनी बन रही है, ठीक है, बन रही है, उनको रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन क्लास 9 के चैप्टर्स में आप लोग पढ़े होंगे, ये सेक्शन एंड सेक्शन होता है, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन में ये बोला गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको हम लोग कंसिडर करेंगे कि वो लिविंग में आते हैं। बट एनसीईआरटी फिर एक क्वेश्चन किया कि जो लोग वर्कर्स भी है, ये लोग तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो क्या ये लिविंग नहीं है? ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है जो ह्यूमन कपल्स हैं, ठीक है, हु कैन नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस, तो क्या वो लोग लिविंग में नहीं आते? बिल्कुल आते हैं, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल दिया गया है म्यूल का। म्यूल क्या है?
डोंकी एंड हॉर्स से बना गया है म्यूल, ठीक है, दोनों के जीन्स को मिक्सअप करके बनाया गया है म्यूल। तो म्यूल, वर्कर बीड्स और जो भी स्टेराइल ह्यूमन कपल्स हैं, ये सारे जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो क्या ये लिविंग वर्ल्ड में नहीं आते? बिल्कुल आते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन को हम लोग नहीं बोलेंगे कि रिप्रोडक्शन इज़ नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन को हम लोग नहीं बोल सकते कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, एक ये इसको कि ये हम लोग को बोल सकता है कि लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। ये हम लोग को डिफरेंस नहीं बता पाएगा, क्योंकि इनमें ऐसे एक्सेप्शन बता दिए गए कि भाई ये लोग भी तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो क्या ये लिविंग नहीं है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन नहीं है। थर्ड है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है कि जो भी हमारी केमिकल रिएक्शंस चल रही है एक सेल पे, ठीक है, एक सेल में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, तो ओवरऑल जो भी केमिकल रिएक्शन दैट इज़ अकरिंग इन अ बॉडी, ठीक है, तो इसका हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं इन शॉर्ट, द सम टोटल ओवरऑल, ओके, ओवरऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ बॉडी, इसको बोला गया है मेटाबॉलिज्म। चलो ठीक है, सेल तो अपना मतलब केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। इसमें भी एनसीईआरटी को प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि लैबोरेटरीज़ में, टेस्ट ट्यूब्स में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस रन करवाए जा रहे हैं। लिविंग केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना लैबोरेटरीज़ में, हम लोग टेस्ट ट्यूब्स में जो है बहुत सारे यहाँ पे केमिकल्स रिएक्शन चल रहे हैं, तो ये सेम केमिकल रिएक्शन है जो हमारे बॉडी में चल रही होती है। तो फिर तो इस हिसाब से टेस्ट ट्यूब भी बोल देना चाहिए कि भाई टेस्ट ट्यूब भी लिविंग है, ठीक है। तो इसका मेटाबॉलिज्म में क्या बोला गया है कि मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तब माना गया है कि जब एक जो भी केमिकल रिएक्शन है वो सेल में हो रहा है, क्योंकि इसका क्या है ओवरऑल केमिकल, इसमें तो कुछ रिएक्शंस चल रही है ना, तो ये तो ओवरऑल रिएक्शंस नहीं है जो पूरे बॉडी में चल रही होती है। तो मेटाबॉलिज्म को हम लोग बोल सकते हैं कि एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग वर्ल्ड का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता है, ठीक है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता है। चौथा एग्जाम्पल, चौथा पैरामीटर जो दिया है एनसीईआरटी ने, दैट इज़ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोला गया कि अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल प्रेजेंट है, सेल है तो वो लिविंग है, वरना वो नॉन लिविंग नहीं है। एक लिविंग को लिविंग होने के लिए उनमें सबसे पहला चीज़ जो प्रेजेंट होना चाहिए वो है सेल। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनमें एक सेल प्रेजेंट है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है जिनमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है। तो यूनिसेल्युलर में क्या है, एक सेल प्रेजेंट है, बट दैट वन सेल इज केपेबल ऑफ फंक्शनिंग द होल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसीलिए सेल को क्या बोला गया है, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें क्या बोला गया है कि सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल तो किसी भी नॉन लिविंग में नहीं देख सकते, ठीक है। तो सेल को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोला जा सकता है लिविंग थिंग्स में, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को भी बोला जा सकता है, क्योंकि कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स इस वर्ल्ड में मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता। रिप्रोडक्शन नहीं बोला जा सकता क्योंकि नॉन लिविंग थिंग तो ठीक है नहीं कर रहा रिप्रोडक्शन, पर बहुत सारे लिविंग थिंग्स जो है वो लोग भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो क्या वो लोग लिविंग नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। तो हम लोग रिप्रोडक्शन भी हटा दिए। पहला हम लोग क्या पढ़े थे, ग्रोथ। ग्रोथ जो है अगर इंट्रिंसिक है और इरिवर्सिबल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ठीक है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग वर्ल्ड का। लास्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी
दैट इज़ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है कि जो भी, ठीक है, एक रिस्पॉन्स शो कर रहा है विथ द एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो लिविंग थिंग्स एक रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, तो जो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं उनको हम लोग बोल देंगे स्टिमुलाई। और जो रिस्पॉन्स शो किया जा रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, दैट इज़ योर रिस्पॉन्स। तो अगर स्टिमुलाई से रिस्पॉन्स शो हो रहे हैं तो ये कौन कर पा रहा है? कोई स्टिमुलाई को सेंस करना, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू होते हैं ह्यूमन में, ठीक है। प्लांट्स में अपने टाइप के स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स शो होते हैं। उनका प्लांट्स में कैसा होता है सिस्टम कि सनलाइट है, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो सनलाइट की तरफ ग्रो करते हैं, कोई सनलाइट के अगेंस्ट ग्रो करता है, उनको हम लोग बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, फोटोपीरियोडिज्म। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो वाटर के तरफ ग्रो करते हैं, कुछ वाटर के अगेंस्ट ग्रो करते हैं। तो उनका रिस्पॉन्स और स्टिमुलाई, ठीक है, उनका रिस्पॉन्स करने का तरीका अलग है प्लांट्स का, ह्यूमंस का रिस्पॉन्स करने का तरीका है अलग है, एनिमल्स का रिस्पॉन्स करने का तरीका अलग है। तो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में हर ऑर्गेनिजम्स का रिस्पॉन्स करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। प्लांट का कुछ ज़्यादा ही अलग है, ठीक है। वो लोग लाइट, फिर ग्रेविटी, वाटर, इन सब के अकॉर्डिंगली वो लोग रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो ये कॉन्शियसनेस ही है कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी बाहरी फैक्टर को सेंस कर पा रहा है एंड देन अकॉर्डिंगली वो लोग रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, तो ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही शो कर सकते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है कभी भी कोई भी स्टिमुलाई को सेंस करके रिस्पॉन्स शो नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉन्शियसनेस। और एनसीईआरटी में ये बोला गया है, पुराने एनसीईआरटी में, कि ह्यूमन में एक सेल्फ कॉन्शियसनेस फैक्टर भी है। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है कि वो लोगों के पास एक सुपर थोड़ा पावर होता है कि वो लोग ज़्यादा सेंस कर पाते हैं चीज़ें, ठीक है। कि वो लोग जो है स्टिमुलाई सेंस कर लिए, बहुत कुछ सेंस कर लिया, वो लोग उसके अकॉर्डिंगली फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि हाँ कल को ऐसा हो सकता है। फिर उसके अकॉर्डिंग ह्यूमंस जो है ढलने लग जाते हैं, ठीक है। तो ह्यूमंस के पास ही एक अलग सा फैक्टर आता है और ये सिर्फ ह्यूमंस में ही प्रेजेंट है, जो कि वर्ड है सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी में, एक कोमा पेशेंट है, एक पेशेंट है जिनको कोमा हो रखा है। तो वो तो अपने सेंस में नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनका ब्रेन डेड हो चुका है। उनका जो बॉडी पार्ट्स है, जो ऑर्गन्स है, वो कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन नहीं कर रहा है। उनमें मशीन्स डाला जाता है आर्टिफिशियल कोमा पेशेंट में, ठीक है, टू रन द बॉडी। तो उनमें क्या हो रहा है, वो पेशेंट में क्या है कि वो लोग कॉन्शियसनेस शो कर रहा है, ठीक है, वो लोग कॉन्शियसनेस शो कर रहा है, बट दैट कोमा पेशेंट इज़ नॉट शोइंग सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो द कोमा पेशेंट्स दैट आर दीज पीपल, दे आर नॉट शोइंग सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये सारे 5 फैक्टर्स हैं जो हम लोग पढ़े हैं कि ये लिविंग और नॉन लिविंग्स को कैसे डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है। ग्रोथ पढ़े, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट है हमारा कॉन्शियसनेस। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो पुराने एनसीईआरटी में दिए गए हैं, बट इनको जानना ज़रूरी था। अब आप लोगों को ये सुनने के बाद जो भी मैं ये एक्सप्लेन की हूँ, ये वाला पार्ट बेसिकली व्हाट इज़ लिविंग, ठीक है, पढ़ने के बाद आप लोगों को भी फील होगा कि हाँ ये जानना तो ज़रूरी था, इसको हटाना नहीं चाहिए था। बहुत ईजी सा टॉपिक था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जानना। अगर हम लोग अभी बायोलॉजी की तरफ आप लोग आए हो, ठीक है, नीट में जाना है, डॉक्टर्स बनना है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये सबको आना चाहिए कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिस्टिंग्विश है। सो एनसीईआरटी में लास्ट में एक लाइन दिया गया कंक्लूजन करके कि लिविंग वर्ल्ड में, लिविंग में क्या है, वो डेफिनेशन क्या दिया गया वो मैं लिख रही हूँ अभी, ठीक है। तो एक कंक्लूसिव लाइन दिया गया एनसीईआरटी में, दैट living organisms
are self-replicating, evolving, and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ये एक कंक्लूसिव लाइन दिया गया है। ओवरऑल जब हम लोग ये पांचों फैक्टर्स पढ़ लिए तो एंड में ये एक लाइन बोल दिया गया है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स है जो सेल्फ रेप्लिकेट कर पा रहे हैं, इवॉल्व कर पा रहे विद टाइम। ठीक है, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, तो ये पांचों फैक्टर से हम लोग बोल दिए कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या सीन है। ठीक है, ये वाला पूरा पैराग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसमें एक जीन वर्ड आया था जीन्स लेवल पे। ठीक है, थोड़ा जीन के बारे में आई थिंक मैं बताना भूल गई, बट दिस विल बी स्टडिंग। इसका एक पूरा का पूरा चैप्टर है 11th में, 12th में। ठीक है, उसमें सिर्फ जीन के बारे में बात किया, बट इन शॉर्ट जीन क्या है ना कि सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स, इस क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है डीएनए। ठीक है, क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट है? डीएनए। उस डीएनए में क्या होता है कि आई थिंक दिस इज विजिबल, यस। तो जीन क्या है? एक सेगमेंट है डीएनए का। ठीक है, ये डीएनए है। तो जीन बेसिकली क्या है कि एक सेगमेंट है डीएनए का। ठीक है, एक सेगमेंट को हम लोग बोल देते हैं जीन। विथ डिटेल वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर्स में। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, फिर ये सारा इनहेरिटेंस बायोलॉजी में हम लोग ये पढ़ेंगे जीन्स के बारे में। तो यही था आज का क्लास। ठीक है, ये एक शॉर्ट रिवीजन, ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस है। ये हम लोग पढ़े कि एक्चुअल में बायोलॉजी क्या है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ाया गया। ठीक है, कि बायोडाइवर्सिटी में कितने डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, स्पीशीज़ है। साइंटिस्ट के बारे में अर्नेस्ट मेयर के बारे में पढ़ाया गया। ये स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट दिए थे, ये वाला एनसीईआरटी में नीट में पूछा जाता है। ठीक है, सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। डाइवर्सिटी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, हम लोग अभी 2 पेज 3 पेज कवर किए एनसीईआरटी का। न्यू एनसीईआर्टी में 2 पेज है, बट ओल्ड एनसीईआरटी में वी हैव कवर्ड 3-4 पेजेस। नेक्स्ट क्लास में विल बी स्टडिंग अबाउट टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, बायोनॉमिकल, नॉमेनक्लेचर का नाम कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो एनसीईआरटी बुक आप लोग लेकर बैठोगे। एंड so for today's class this is enough. Okay, thank you.